हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो पीरियोडिक टेबल की ज़्यादा होती है। तो आज हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल का इतिहास जानेंगे और किस प्रकार से कौन कौन से वैज्ञानिक आए और पीरियोडिक टेबल का बनाने का प्रयास किया, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रुप को यानी किस आवर्त को कौन से ग्रुप के नाम से भी, किस ग्रुप को कौन से एलिमेंट के नाम से, किसे हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व किस कॉलम में पाए जाते हैं, किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, किस ब्लॉक के तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें आपको कि हम आवर्त सारणी को लगभग 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। तो देखिएगा और दूसरे बच्चों को भी आप लोग दिखाइएगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो विद्यालय चल नहीं रहा है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसे पढ़ करके दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। तो आज हम बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गए, वो सभी लोग असफल हो गए। आवर्त सारणी को सर्वप्रथम बनाने का प्रयास कौन किया, तो बात करते हैं डोबे राइनर। डोबे राइनर डोबे राइनर ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया। इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो सर्वप्रथम हम इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि इन जो आवर्त सारणी इन्होंने बनाया वो कुछ समय तक कुछ एलिमेंट, कुछ तत्वों पर क्या वो था, वो फॉलो था। सो इसलिए हम इनको प्रथम कहते हैं, क्योंकि जो और सभी वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था वो बना ही नहीं पाए थे। तो बात करते हैं डोबे राइनर ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया और इन्होंने आवर्त सारणी बनाया जिसे हम त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के नाम से? त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कौन से त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं? तो डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो किस नाम से? तो डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। ये हम बता दें आपको, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो आवर्त सारणी को बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, लेकिन क्या था कि ये असफल हो गए। असफल क्यों हो गए, कैसे असफल हो गए और किस प्रकार से इन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, आइए जानते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, इन्होंने कहा कि 3 तत्व। त्रिक सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 तत्व लेकर के आवर्त सारणी को बनाने का प्रयास किया था। सो इसलिए इनको त्रिक सिद्धांत या ट्रैक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ट्रैक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। तो 3 तत्व लेकर के इन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान है, ठीक, जो 3 तत्व, जैसे मान लीजिए ए हमने लिया, बी हमने लिया, सी लिया, इससे हम कह सकते हैं एम ए, एम बी एंड एम सी। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट, तीन तत्व के समूह को लिया था, तो फर्स्ट एलिमेंट के तत्व एंड सेकंड एलिमेंट को छोड़ करके, यानी थर्ड एलिमेंट, इन दोनों समूहों के, मतलब इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर थर्ड तत्व होता है। ठीक, तो जैसे इन्होंने बताया कि यम ए प्लस यम सी बटा अगर हम 2 कर देने, यानी इनका औसत निकाल लें, तो जो तत्व हमको प्राप्त होगा वो हमारा यम बी यानी बीच वाला तत्व
प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया तो किस किस तत्व को लेकर के, कौन कौन से तत्व लेकर के इन्होंने बताया, तो इन्होंने बताया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और कौन कौन से तत्व लेकर बताया, और कैल्शियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी तत्व को लेकर के इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है प्लस पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक, लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है प्लस पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है, अगर हम इनके द्रव्यमानों को ऐड करके बटा 2 कर देते हैं तो हमको सोडियम का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन में भी बताया, क्लोरीन का द्रव्यमान प्लस आयोडीन का द्रव्यमान बटे अगर हम 2 कर देते हैं तो ब्रोमीन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाता है। तो क्या था दोस्तों कि इन्होंने इन 2 समूहों के तत्व को लेकर के इन्होंने बताने का प्रयास किया, और इन 2 तत्वों पर ये जो आवर्त सारणी थी ये फॉलो की, लेकिन अदर तत्व जो थे उन पर ये फॉलो नहीं किया। तो इस प्रकार से इनके डोबेनाइरर की आवर्त सारणी जो बनाने का प्रयास किया था वो असफल हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड जो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था न्यूलैंड। बात करते हैं, ये फर्स्ट थे, सेकंड थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, और जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था तब उस समय तत्वों की संख्या 56 थी। तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और इन्होंने बनाया, न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को बनाया और उस आवर्त सारणी का जो नाम दिया वो अष्टक नाम दिया। अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना गया। ठीक, इन्होंने बताया अष्टक मतलब 8 तत्व। ठीक, इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व है, पहला जो एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट के योग की क्या, 8वें एलिमेंट के क्या होगा, गुणों के बराबर होगा। जैसे पहला एलिमेंट का गुण जो है वो 8वें एलिमेंट के गुण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो इन्होंने किन किन तत्वों, जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम समझे तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में भी अगर देखें तो इन्होंने जो तत्व लिया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने लिया था लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड तो इस प्रकार से इन्होंने बताया जो लिथियम का गुण है वो 8वें वाले तत्व के गुण के बराबर होगा। तो लिथियम, इसको हम छोड़ देते हैं, 8वें वाले तत्व को गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सोडियम वाले, यानी जो लिथियम का गुण है वो सोडियम के गुण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। लेकिन इनका जो आवर्त सारणी बनाने का जो तरीका था वो गलत साबित हुआ। कहाँ पर गलत साबित हुआ, तो आइए जानते हैं। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया वो कुछ समय तक तो मान्य था, कुछ एलिमेंट पे मान्य था, लेकिन जो इनका कहाँ पर फेल हुआ, तो बात करते हैं हम पोटेशियम के बाद कैल्शियम। तो इस जगह जो था लिथियम का जो गुण था वो सोडियम के गुण के बराबर था, लेकिन जो सोडियम का गुण था वो पोटेशियम के गुण के बराबर होना चाहिए था। ठीक, लेकिन क्या था कि ये यहीं पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस प्रकार से इनका जो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत वो कैल्शियम पर आते आते फेल हो गया। तो इस प्रकार से हमने न्यूलैंड के आवर्त सारणी को जाना जो इन्होंने बनाने का प्रयास किया। अब तीसरे आ जाते हैं वैज्ञानिक जो थे
वो मेंडलीव। बात करते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था तो उस समय जो थे तत्वों की संख्या, उस समय तत्वों की संख्या जो थी वो 63 थी। यानी कि जब न्यूलैंड ने बनाने का प्रयास किया था तो उस समय कितनी थी, तो 56 थी, और इन्होंने जब बनाने का प्रयास किया तो 63 थी। तो कुल कितने एलिमेंट बढ़े, कुल कितने एलिमेंट बढ़े, तो 7 एलिमेंट बढ़ गए। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं आइए मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था वो कब किया था, तो 1869 में। और इन्होंने किस प्रकार से एलिमेंट को रखने का प्रयास करके आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था, तो इन्होंने बताया कि अगर हम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर हम रखते हैं तो आवर्त सारणी क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। यानी इन्होंने किस प्रकार से बनाने का प्रयास किया था, तो तत्वों के बढ़ते क्रम, यानी तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, तो इस प्रकार से इन्होंने बनाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि अगर हम भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखते हैं तो हमारा आवर्त सारणी जो है वो बन जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन्होंने बताया कि अगर हम एटॉमिक टू दियर यानी अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू अगर हम तत्वों को रखते हैं तो हमारा तत्व जो है वो आवर्त सारणी जो है वो बन जाएगा। तो इन्होंने बताया, इस प्रकार से इन्होंने बताया। लेकिन जो इनका जहाँ फेल हो जाता है, कहाँ पर फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं इनका जो थ्योरी था, जो इन्होंने नियम बताया, वो कहाँ पर फेल हो जाता है, तो कुछ समय तक तो मान्य था, ठीक। लेकिन इन्होंने जो बताया था कि आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा, इन्होंने आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा, यानी आयोडीन को किसके बाद रखा, तो टेलुरियम के बाद रखा। टेलुरियम के बाद रखा इन्होंने आयोडीन को, किसके बाद रखा, तो टेलुरियम के बाद रखा। क्योंकि आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो कम होता है। किसके कम होता है, वो टेलुरियम के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टेलुरियम का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि आयोडीन का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। यानी टेलुरियम के द्रव्यमान से आयोडीन का द्रव्यमान कम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था बनाने का जो प्रयास था वो क्या हो गया, फेल हो गया, यहीं पर फेल हो गया। आइए बात करते हैं हम कि तत्व कितने तत्व हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोज़ले ने बनाया उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब इनका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो बनाने का प्रयास था, जब वो फेल हो जाता है तो मेंडलीव के आवर्त सारणी जब फेल हो जाता है तब एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम होता है हेनरी मोज़ले, जिसे हम हेनरी मोज़ले ने किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत।
इन्होंने कब दिया आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत? तो 1913, यानी कब दिया? तो 1913 में। इन्होंने इनके एक सिद्धांत को और एक नाम से जानते हैं, जिनका नाम क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो इन्होंने बताया, अब तक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था, चाहे मेंडलीव हो, चाहे न्यूलैंड हो, या चाहे डोबेनायरर हो, तो इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, तो इन्होंने बनाने का प्रयास किया था कि तत्वों के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। लेकिन हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाया, इन्होंने बनाया तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, और इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनकर तैयार हुआ, वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार हुआ। इन्होंने कहा कि अगर हम अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अगर हम उनके एटॉमिक जो नंबर है उसको अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो हमारा जो तत्व है, जो आवर्त सारणी है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हेनरी मोजले का जो आवर्त सारणी बना, वो किसके अनुसार बना? तो अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार बना। तो आइए बात करते हैं हम इस समय पर तत्वों की जो संख्या है वो 126 है, लेकिन बात करिए इस समय है 126, लेकिन कितना हम बताएंगे अगर हमसे पूछा जाता है तो 118, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले 8 तत्व बढ़े हैं। कौन कौन से तत्व बढ़े हैं? तो इसके बारे में एक्चुअली हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कुछ जो तत्व बढ़े हैं, जैसे हेलोजन ग्रुप में कुछ तत्व बढ़े हैं, इन सब के बारे में कुछ बताएंगे। जैसे कुछ तत्व या ब्लॉक में कुछ एक्टिनाइड तत्व करके बढ़े हैं कुछ, इन सब के मतलब एक्टिनाइड कर रहे हैं, मतलब गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये बड़े हैं। तो इन सब के बारे में हम बाद में बताएंगे, एक्चुअली कन्फर्म हमको मालूम नहीं है, लेकिन 2-3 तत्व के बारे में मालूम है। तो बात करते हैं ग्रुप। जो ग्रुप है, जो समूह है, 18 समूहों में यानी ग्रुपों में बांटा गया। 18 समूह है, लेकिन इन्हें पार्ट कितने हैं, इसके भाग कितने हैं, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसके भाग 9 हैं, यानी 9 भाग को 18 ग्रुपों में यानी समूहों में बांटा गया, यानी 18 समूहों को 9 भाग में बांटा गया है। और जो आवर्त है वो कितने आवर्त हैं? वो 7 आवर्त हैं। ठीक, एक बात बता दें हम आपको कि जिनका एटॉमिक जो मास होता है, जो ज़्यादा होता है, या अल्फा बीटा किरणें जो छोड़ते हैं, जो तत्व अल्फा बीटा किरणें छोड़ते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और ये रेडियो एक्टिव तत्व सबसे ज़्यादा किस समूह पाए जाते हैं, किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लें हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे यूरेनियम आ जाता है, यूरेनियम आ जाता है, थोरियम आ जाता है, पेट्रोरियम आ जाता है। ये सब जो तत्व आ जाते हैं वो हमारा रेडियो एक्टिव तत्व के भाग में आ जाते हैं। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो को हम बताएंगे कहाँ पर कितने ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे हम।
ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।